ब्लैक जीरो ने टैक्सी एक कैफे के सामने रुकवाई और फिर किराया अदा करके कैफे में दाखिल हो गया। वो यूं ही नहीं चला आया था, बल्कि उसकी वजह वो चीनी था जिसका वो पिछले 1 घंटे से ताक़ुब कर रहा था। 1 घंटा पहले वो दोनों एक नाइट क्लब में बैठे थे। वहां उसने चीनी को एक शख्स से टकराते देखा। टकराने के दौरान दूसरे शख्स ने एक पर्चा चीनी की जेब में डाल दिया था और चीनी ने बाहर आकर वो पर्चा पढ़ा था। ब्लैक जीरो को ये मामला पुरअसरार लगा था और उसने चीनी का ताक़ुब करने से का फैसला कर लिया था, जिसके नतीजे में वो यहाँ तक आ पहुँचा था। मगर अंदर दाखिल होकर उसे चीनी कहीं ना दिखाई दिया। न जाने वो कहाँ गायब हो गया था। ब्लैक जीरो सोचता हुआ एक मेज़ पर आ बैठा। बहरा आया तो उसने काफ़ी मंगवाई, साथ ही साथ वो कैफ़े का जायज़ा लेता रहा। कैफ़े में बाहर निकलने का दूसरा रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जिसका मतलब था कि चीनी यहीं किसी कमरे में है। फिर उसने मैनेजर के कमरे पर नज़रें जमा दी, जो काउंटर के साथ ही था, मगर दरवाज़ा बंद था। चंद मिनट गुजर गए और फिर एक बेरा शराब की बोतल उठाए दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक जीरो एक लम्हे के लिए अंदर बैठे चीनी की झलक देख सका, क्योंकि दूसरे ही लम्हे दरवाज़ा फिर बंद हो गया। ब्लैक जीरो के लिए इतना ही काफ़ी था। वो मुतमईन होकर काफ़ी पीने लगा। फिर तकरीबन आधे घंटे के बाद मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खुला और उसमें से वही चीनी निकला जिसका ब्लैक जीरो अब तक ताक़ुब करता रहा था। चीनी हाल में इधर उधर देखता हुआ खारजी दरवाजे की तरफ बढ़ा। उसके बाहर निकलते ही ब्लैक जीरो ने भी सीट छोड़ दी। काउंटर पर बिल अदा करने के बाद वो बाहर निकला तो चीनी फुटपाथ पर खड़ा था। शायद उसे टैक्सी का इंतज़ार था। जल्द ही एक खाली टैक्सी उसके करीब आ रुकी। चीनी उसमें सवार हुआ और टैक्सी सीधी दौड़ती चली गई। ब्लैक जीरो परेशान हो गया कि अब क्या करे। फिर उसकी नज़र कैफ़े के बाहर खड़े मोटरसाइकिल पर पड़ी। उसने एक ही लम्हे में फैसला कर लिया कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरे ही लम्हे वो मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ा। जेब से मास्टर की निकालकर उसने इग्निशन में घुमाई और फिर किक लगाते ही इंजन जाग उठा। गियर बदलकर उसने एक्सीलेटर घुमाया और मोटरसाइकिल कमान से निकले हुए तीर की तरह बढ़ती चली गई। बहुत दूर चीनी वाली टेबल लाइट्स नजर आ रही थी। ब्लैक जीरो रफ्तार बढ़ाता चला गया। 5 मिनट बाद ही वो अगली गाड़ी तक पहुंचने में कामयाब हो गया। फिर वो दरमियानी फासला बरकरार रखते हुए चीनी का ताक़ुब करने लगा। रात आधी बीत चुकी थी, इसलिए शहर की बारौनक सड़कें भी सुनसान पड़ी थीं। कभी कभार कोई टैक्सी नजर आ जाती थी या किसी कैफे में चहल पहल, वरना हर सौ सन्नाटा तारी था। कुछ देर बाद अगली टैक्सी मेन रोड से जैली सड़क पर मुड़ गई। ये कोई मॉडर्न कॉलोनी थी जिसमें जदीद तर्ज के बंगले और कोठियां बनी हुई थीं। ब्लैक जीरो ने मोटरसाइकिल रोक ली और टैक्सी की अकबी बत्तियों पर नजरें जमा दी। कुछ दूर जाने के बाद टैक्सी एक जगह रुक गई। जहां टैक्सी रुकी थी वहां एक इमारत के गेट पर मरकरी बल्ब रोशन था और उसकी रोशनी में वो चीनी टैक्सी से उतरता हुआ दिखाई दिया। चंद लम्हे वो टैक्सी के करीब रुका रहा। फिर वो एक कोठी के गेट की तरफ बढ़ गया, जबकि टैक्सी आगे बढ़ गई। शायद दूसरी तरफ निकलने का रास्ता था। चीनी के गेट से अंदर जाने के बाद ब्लैक जीरो हरकत में आया। उसने मोटरसाइकिल एक अंधेरे कोने में खड़ी की और पैदल ही कॉलोनी में दाखिल हो गया। इत्मीनान से चलता हुआ वो उस कोठी के सामने से गुजरा जिसके मेन गेट में उसने चीनी को गायब होते देखा था। गेट बंद था। वो कोठी के सामने से गुजरता हुआ चला गया। कुछ दूर तक वो कोठियों की कतार के साथ चलता रहा। फिर अगली सड़क से घूमकर वो एक पतली सी गली में दाखिल हो गया। ये उन कोठियों की अकबी गली थी जिनमें उसकी मतलूबा कोठी थी। सामने से गुजरते हुए उसने कोठी का इस लाइन में नंबर शुमार याद रखा था, इसलिए अकब में भी वो आसानी के साथ उस कोठी की पुश्त पर पहुंच गया जिसमें चीनी गया था। कोठी की अकबी दीवार कम अज कम 9 फुट बुलंद थी, मगर उसका पलस्तर जगह जगह से उखड़ा हुआ था। उसने ब्लैक जीरो बआसानी दीवार पर पहुंच सकता था। वो जमीन पर खड़े उछला और दीवार का किनारा उसके हाथ में आ गया। फिर वही दीवार की टूटी हुई जगहों के सहारों दीवार पर पहुंच गया। दूसरी तरफ भी अंधेरा था। वो दीवार पर हाथ जमा कर नीचे लटक गया और फिर हाथ छोड़ दिए। गिरने से हल्का सा धमाका हुआ। दीवार के साथ साथ फूलों की क्यारियां बनी हुई थीं, जिनकी खुशबू से वो जगह महक रही थी, मगर ब्लैक जीरो यहाँ खुशबू सूंघने नहीं आया था। चुनांचे वो दबे कदमों असल इमारत की तरफ बढ़ने लगा।
उसकी आंखें अंधेरे में इधर उधर देख रही थीं और एक हाथ जेब में पड़े रिवॉल्वर की गिरफ्त में था। इमारत के अकब में एक दरवाज़ा था जो बंद मालूम होता था। ब्लैक ज़ीरो उस दरवाजे के करीब पहुंच गया। उसने दरवाजे पर हल्का सा दबाव दिया मगर दरवाज़ा लॉक था। कुछ सोचकर उसने जेब से मास्टर की निकाली और की होल में घुमाने लगा, मगर न जाने वो किस किस्म का लॉक था कि उसकी बेपनाह कोशिश के बावजूद ना खुल सका। तंग आकर ब्लैक ज़ीरो ने जेब से रिवॉल्वर निकाला जिसकी नाल पर साइलेंसर फिट था। उसने नाल लॉक के सुराख पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। हल्की सी खटक की आवाज़ के साथ ही लॉक मैकेनिज्म खत्म हो गया। हैंडल घुमाकर उसने दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हो गया। ये कमरा किसी किस्म के साजो सामान से खाली था। ब्लैक ज़ीरो सोचने लगा कि कहीं वो चीनी वापस तो नहीं चला गया। अभी वो सोच ही रहा था कि उसे दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने फौरन की होल से आंखें लगा दी। दूसरी तरफ राहदारी थी और दौड़ने की आवाज़ें करीब आती जा रही थीं। ब्लैक ज़ीरो ने रिवॉल्वर पर गिरफ्त सख्त कर दी। दौड़ने की आवाज़ें यकदम रुक गईं और फिर एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। उसके फौरन बाद चीनी ज़बान में कुछ कहा गया। ब्लैक ज़ीरो ने आंख की होल से लगाकर बाहर देखा। राहदारी में उसके सामने एक दरवाज़ा खुला हुआ था और उसमें 2 आदमियों की टांगें दिखाई दे रही थीं। ब्लैक ज़ीरो ने आंख हटाकर की होल से कान लगा दिया। बस अब चलने की तैयारी करो, चीनी ज़बान में कहा गया। और ब्लैक ज़ीरो को यूं महसूस हुआ जैसे वो इस आवाज़ को पहले भी कहीं सुन चुका है, मगर कहाँ ये उसे याद नहीं था। मैंने बड़ी मुश्किल से कैप्सूल हासिल किया है। अगर ये हाथ से निकल गया तो दोबारा हासिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस वक्त 2-3 पार्टियां मेरे पीछे लगी हुई हैं। कैप्सूल का जिक्र सुनने के बाद ब्लैक ज़ीरो उछलकर खड़ा हो गया। उसने हैंडल पर हाथ रखा और वो घूम गया। ये उसकी खुशकिस्मती थी। उसने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख सामने करते हुए दरवाज़ा एक झटके के साथ खोल दिया। सामने वाले कमरे में खड़े दोनों चीनियों ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और फिर एक ने मेज़ पर पड़े बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। खबरदार, हाथ बुलंद कर लो वरना मैं ट्रिगर दबा रहा हूँ। ब्लैक ज़ीरो घुर्राया और उनके कमरे में पहुंच गया। दोनों चीनियों ने हाथ बुलंद कर लिए। उसी लम्हे बाहर फायर की आवाज़ सुनाई दी, मगर ब्लैक ज़ीरो ने उनसे निगाह नहीं हटाई। दोनों चीनी उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रहे थे। कौन हो तुम? उनमें से एक चीनी ने पूछा। ये वो ही था जिसका उसने अब तक ताक़ुब किया था। पहले तुम ये बैग मेरी तरफ उछाल दो, ब्लैक ज़ीरो ने सख्त लहजे में कहा। उस चीनी ने बैग की तरफ हाथ बढ़ाया। ब्लैक ज़ीरो की नज़र एक लम्हे के लिए दूसरे से हटी और उसने ब्लैक ज़ीरो की तरफ छलांग लगा दी। ब्लैक ज़ीरो ने तेज़ी से खुद को बचाया और फायर कर दिया, मगर चीनी ने उल्टी कलाबाजी खाई और एक कोने में जा खड़ा हुआ। ब्लैक ज़ीरो ने दूसरे चीनी की तरफ देखा जो खामोश खड़ा था। उसी लम्हे राहदारी में दौड़ते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कोने में खड़े चीनी ने चौंक कर ब्लैक ज़ीरो पर छलांग लगा दी। ब्लैक ज़ीरो ने फौरन फायर चौंक दिया, मगर चीनी ने आर्ट का मुजाहरा करते हुए खुद को बचा लिया और दोबारा बैग की तरफ छलांग लगा दी। ब्लैक ज़ीरो ने फिर फायर किया, मगर इस बार भी चीनी साफ बच गया। तब ब्लैक ज़ीरो ने उसे पहचान लिया। वो संग ही था जिसे गोलियों से बचने का हुनर आता था और इस फन का मुवज्जिद वो खुद ही था। उससे पहले संग ही बैग उठाता ब्लैक ज़ीरो ने उस पर छलांग लगा दी, मगर उसी लम्हे दरवाजे की तरफ से एक बुखलाई हुई आवाज़ आई, खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला तो तीनों हाथ बुलंद कर लें, जल्दी करो वरना। ब्लैक ज़ीरो ने तवील सांस लेकर हाथ बुलंद कर लिए, क्योंकि वो संग ही की तरह गोलियों से बचने का फन नहीं जानता था। मगर संग उस दरवाजे में खड़े शख्स पर जंप किया और फिर दोनों आपस में जोंकों की तरह लिपटे फर्श पर आ रहे। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।